क्या बिहार में सिर्फ पिछड़ों का ही विकास होना चाहिए था? बाकी जो तथाकथित जानकारी रखने वाले या वर्गों से जुड़े हुए लोग हैं, क्या उनका विकास नहीं होना चाहिए था? अगर मूलतः बात की जाए तो एनडीए कहीं ना कहीं 130 से प्लस सीट लाती हुई दिख रही है, आरजेडी लगभग 90 प्लस सीट लाती हुई दिख रही है। देखिए, तय तो ये भी कहीं से कहीं तक नहीं है कि जो 35% वोट शेयर आरजेडी या एनडीए का फिक्स है वो भी उन्हीं को वोट दे देगा, ठीक है? तो ये बात कहना उचित नहीं है कि जो 30% उनके लिए फिक्स था वो पूरा प्रशांत किशोर को वोट देंगे। लालू के ज़माने में जंगल राज था, मतलब कि बाहुबलियों का राज था। तो अभी के ज़माने में नीतीश कुमार के ऊपर भी ये कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है कि अगर उस समय जंगल राज था तो आज कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों का राज। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोहित है। रोहित कहाँ से हो? मैं मध्य प्रदेश से हूँ और मैं मतलब बिहार के इलेक्शन को और प्रशांत किशोर जी को काफ़ी समय से कवर करता हुआ आ रहा हूँ। तो ठीक है, अभी भाई साहब की और सभी लोगों की मैंने बात सुनी, मतलब कितना एक पैराडॉक्स है कि जो बिहार कभी साहित्यिक और ज्ञान के मर्म की धरती थी, आजकल हम लोगों ने उसको एक दूसरे को गाली देने के गर्म की धरती के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो किसी भी विषय में अगर हम चर्चा कर रहे हैं, विवेचना कर रहे हैं, तो तार्किक आधार पे और उस तार्किकता की सार्थकता क्या है उसके आधार पे चर्चा होनी चाहिए। दोनों पक्षों को देखते हुए फिर जो सही है उस सही का चयन और वो जो चयन किया है उसका सही तरीके से अवतरण अपने लिए करना चाहिए, मेरा मानना है। एक बात बताइए, प्रशांत किशोर हैं, दूसरी तरफ राजद है यानी कि तेजस्वी यादव, और तीसरी तरफ एनडीए गठबंधन है जहाँ पे आपके नीतीश बाबू हैं, चिराग पासवान हैं, तमाम नेता हैं, और आपका राजद में भी हैं कई सारे तमाम नेता हैं, मुकेश सहनी हो गए, भाकपा माले हो गई, जिसके ऊपर कभी आरोप लगा था कि उन्होंने नरसंहार कराया है बिहार में लालू जी के समय में। इन सब चीज़ों को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि त्रिकोणीय लड़ाई है, किसकी पार्टी की सरकार बननी चाहिए? क्या बिहार में बदलाव का समय आ चुका है? देखिए, हमको सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पे खड़े होकर चर्चा करने वाले से ज़्यादा बिहार में एक एक व्यक्ति पॉलिटिकल है, उसको कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स उसके डीएनए का एक पार्ट हो चुका है। तो बिहार के लोग को पता है कि उसके लिए क्या सही है क्या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, इन तीनों पार्टियों के बीच में जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं या विवेचना कर रहे हैं कि त्रिकोणीय लड़ाई है, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में लेके जाना चाहूँगा। जैसे मैंने बात की तर्क की, अगर हम लोग 2015 का चुनाव देखें या मुख्यतः 2020 का चुनाव देखें तो उसके आंकड़ों के आधार पे एनडीए लगभग 35% का वोट शेयर था उसका, आरजेडी या मतलब महागठबंधन को मिला लें तो लगभग उसका भी 35-36% का वोट शेयर था। अब अगर हम इसमें से इसको लेके चलें तो लगभग 30% या 25 से 30% ऐसी जनता थी जिसने इस वर्ग को उस समय भी छोड़ दिया था, अपनाने से मना कर दिया था किसी न किसी अलग अलग तर्कों में। अभी के समय पे अगर तात्कालिक परिस्थिति में बात करें तो मुख्य 5 विषय हैं जिस पे चुनाव तय होना है। सबसे पहला विषय जो बनाया जा रहा है कि लोगों के बीच में पलायन का समस्या, सबसे बड़ा दूसरा जो समस्या बनाया जा रहा है कि लोगों को सही तरीके से रोजगार नहीं मिल रहा है। तीसरी समस्या जो दोनों पार्टियां आपस में खड़ा कर रही हैं कि एनडीए आरोप लगा रहे हैं कि जंगल राज आ जाएगा, और चौथा जो आरजेडी वाले आरोप लगा रहे हैं कि ये जो नौकरशाही है, मतलब ये समझने की बात है कि अगर आप ये बात कर रहे हैं कि लालू के ज़माने में जंगल राज था, मतलब कि बाहुबलियों का राज था, तो अभी के ज़माने में नीतीश कुमार के ऊपर भी ये कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है कि अगर उस समय जंगल राज था तो आज कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों का राज है, इनका जंगल राज है। तो दोनों बातों को सही तरीके से देखते हुए सही विवेचना के आधार पर यह तय करना चाहिए। ये प्रशांत किशोर की लाइन है, ठीक है। एक बात बताइए, यही सवाल एक चैनल के इंटरव्यू में जब बहस हुई थी, अभी हाल फिलहाल का इंटरव्यू है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, इस भारत देश का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल में से वो है, वो डिजिटल चैनल है, उन्होंने भी एक बात कही कि क्या गारंटी है कि जो 30% है वो प्रशांत किशोर को ही वोट दे? बिल्कुल, देखिए बात ये है कि उस समय जब कोई किसी भी प्रकार का, देखिए मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी भी प्रकार से जन सुराज का या व्यक्तिगत तौर पे किसी भी प्रकार से प्रशांत किशोर का कोई स्पोक पर्सन नहीं, मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा हूँ। एक व्यक्ति जो बिहार का नहीं है लेकिन बिहार की राजनीति में उसका इंटरेस्ट है, उसके आधार पर मैं अपनी बात रख रहा हूँ, ठीक है। देखिए, तय तो ये भी कहीं से कहीं तक नहीं है कि जो 35% वोट शेयर आरजेडी या एनडीए का फिक्स है वो भी उन्हीं को वोट दे देगा, ठीक है। तो ये बात कहना उचित नहीं है कि जो 30% उनके लिए फिक्स था वो पूरा प्रशांत किशोर को वोट देंगे, नंबर 1। लेकिन
उस 30% में क्या 5% या 10% उस वोट में या उस वोट शेयर में उनको वोट देगा कि नहीं, ये सोचने वाली बात है। मैंने ये जो बात कही इसको मैं तर्कों से सिद्ध करता हूँ। अभी आप एक्सेस माई इंडिया का अगर आप रिपोर्ट उठा के देखें या उन्होंने जो सर्वे कराया उसमें सीएम फेस के रूप में सबसे ऊपर अभी नीतीश कुमार चल रहे हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव चल, आप दूसरे सर्वे की बात करें, दूसरे नंबर पे तेजस्वी यादव चल रहे हैं और तीसरे नंबर पे प्रशांत किशोर चल रहा है। या अगर आप दूसरा डाटा उठा के देखें तो उसमें सबसे ऊपर तेजस्वी है, सेकंड में प्रशांत किशोर है, थर्ड में ये है। तो अलग अलग डाटा अलग अलग बात कर रहा है, लेकिन अगर मूलतः बात की जाए तो एनडीए कहीं ना कहीं 130 से प्लस सीट लाती हुई दिख रही है, आरजेडी लगभग 90 प्लस सीट लाती हुई दिख रही है। और जैसा कि प्रशांत किशोर कहते हैं कि फर्श में या अर्श में, तो देखिए उस समय हमको याद करना है कि 2000 अभी जो हमारा लोकसभा का चुनाव हुआ तो 24 में, तो उसमें सभी ज़्यादातर सर्वे ये बता रहे थे कि एनडीए जो है 400 पार, बीजेपी अकेले ही लगभग 350 पार है, लेकिन वो हुआ नहीं। तो सर्वे क्या बताते हैं, जनता क्या मतलब जनता का मूड क्या बता रहा है वो अलग बात है, लेकिन उस दिन मूड चेंज होके जनता जो चेंज लाने वाली है, क्योंकि मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि आप बिहार की जनता जो कि बुद्ध की धरती है, ज्ञान की धरती है, वहाँ के लोगों को हल्के में नहीं ले सकते। अगर वो किसी को राजा बना सकते तो रातों रात रंक बनाने का भी उनके पास शक्ति है। अभी जैसे 20 साल नीतीश सरकार चली है, मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या लगता है कि नीतीश सरकार ने 20 साल में जिस हिसाब से काम करना चाहिए उस हिसाब से काम किया? अगर उसका पीछे का बैकग्राउंड भी अगर देखें, लालू जी का समय जो था, लालू जी का, राबड़ी जी का जो समय था, जिस तरह से जंगल राज था, तमाम चीज़ें जो देखने को मिली, कई चीनी मिल बंद हुई, कई फैक्ट्रियाँ बंद हुई, लोगों ने पलायन करना शुरू किया, उसके बाद से जितना बिहार को सुधारा गया, क्या 20 साल का समय कम था या पर्याप्त समय था लेकिन उस हिसाब से काम नहीं हुआ? क्या बिल्कुल मैं वही बात ही कह रहा हूँ कि मैं क्रमशः चलता हूँ। सबसे पहले जंगल राज की बात करते हैं तो लालू जी के आप 1000 गलतियाँ निकालें, लेकिन एक बात जिनके लिए पूरा बिहार उनकी प्रशंसा करेगा ये है कि उन्होंने जो उस समय के तथाकथित दबे कुचले ओबीसी या जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम किया, ठीक है, नंबर 1। लेकिन हमको ये भी देखना है कि क्या बिहार में सिर्फ पिछड़ों का ही विकास होना चाहिए था, बाकी जो तथाकथित जानकारी रखने वाले या वर्गों से जुड़े हुए लोग हैं क्या उनका विकास नहीं होना चाहिए था? फिर जंगल राज और बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात जब हम जेडीयू की बात करें या इंडिया गठबंधन की बात करें, उसमें सबसे मेन बात यह है कि मैं नीतीश कुमार का ये जो 20 साल का कालखंड है इसको 2 भागों में बांट के देखता हूँ। जो शुरुआत का उनका 5 वर्ष का मतलब 2005 से लेके और 15 तक का जो समय काल था, उस समय आप किसी भी व्यक्ति से अगर चर्चा करें तो वो ये मान रहा था कि हाँ सुशासन बाबू कुछ ना कुछ बिहार के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो सड़क के निर्माण की बात हो, चाहे उस समय नारी के सम्मान की बात हो, या चाहे किसी भी प्रकार से बिहार में जो उसको बीमारू राज का एक तमगा दे दिया गया था वहाँ से उसको बाहर निकाल के विकसित नहीं लेकिन एटलीस्ट विकासशील राज्यों के आधार पर लाने का उन्होंने काम किया था। लेकिन जब से हमारे जेडीयू के सम्माननीय नेता जब से वो विकास की बात करने के आधार पे या विकास की बात करने की चीज़ को छोड़ के गद्दी को संभालने की बात पे आ गए हैं, तब से ये उनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता को कायम करके रखना है, भले चाहे जनता उनको कंप्लीट मैंडेट दे या ना दे, ठीक है। तो जो व्यक्ति एक रेल दुर्घटना हो जाने के बाद जिसमें 200 लोग समाप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उसमें रेल मंत्रालय से अपना इस्तीफा दे देता है, ऐसी राजनैतिक शुचिता रखने वाला व्यक्ति 42 विधायकों के साथ अगर मुख्यमंत्री बनते हुए 3 बार दल बदल करता है, अगर 3 बार ऐसा करता है तो आप ये सोचिए कि जो लोग बिहार में उनको अपना नेता मानते हुए उनको सत्ता संभालने के लिए दे रहे हैं, तो उनके विश्वास के साथ या बिहार की विकास की नीति के साथ उन्होंने न्यायोचित कृत्य किया कि नहीं किया। तो एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो बात ये है कि लालू के राज में अगर जंगल राज था तो नीतीश कुमार के राज में प्रशासनिक अधिकारियों का या जो प्रशासनिक अमला है इसका शासन राज है। तो सुशासन बाबू रहते हुए काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ सत्ता के लिए अपनी महत्वाकांक्षा को रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। चिराग पासवान एज अ सीएम, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, कैसा लगता है चिराग पासवान को अगर सीएम फेस भाजपा सामने लेके आती है, क्या वो तेजस्वी और प्रशांत किशोर को एक तरफा साइड कर सकते हैं? देखने में क्या लगता है, क्या समझ रहा है?
देखिए, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का छात्र हूँ, तो इस आधार पर मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि जो अभी राजनीतिक दाव पेच हैं या जो अभी तिकड़म लड़ाई जा रही है एनडीए के हर एक गठबंधन में, मुझे नहीं लगता है कि एनडीए किसी भी रूप में इनको मतलब कि चिराग पासवान जी को सीएम के चेहरे के रूप में प्रस्तुत करेगी। मैं वैसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल जानकारी के तौर पर पूछ रहा हूँ। चिराग पासवान एज अ बिहार का सीएम, क्या लगता है भविष्य बदल पाएंगे बिहार का? अगर मान लीजिए उनको घोषित कर दिया जाए, एक एक्सपेक्शन लेके चलिए, तो होता ना मैथ में एक्स की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए, वही वाला कि मान लीजिए सीएम बना बिहार को घोषित किया जाता है, चिराग पासवान को सीएम के तौर पे देखे, क्या लगता है कितना कारगर साबित हो सकता है चिराग पासवान? मेरे हिसाब से युवा हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात वही लेके बिल्कुल बिल्कुल युवा हैं, शक्ति से बिल्कुल परिपूर्ण हैं, ओजपूर्ण और एकदम तार्किक बात रखने में बहुत मशहूर हैं, जाने जाते हैं, देश के यशस्वी नेता हैं इस समय। तो अगर बिहार में उनको लाने का काम करती है एनडीए सरकार तो इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन हमको ये भी याद रखना है कि बिहार अभी जिस स्थिति में है, या बिहारियों के साथ अभी जो पूरे देश में या देश के बाहर जो राजनैतिक या उनके साथ शोषण के कृत्य हो रहे हैं, उसको सही तरीके से टैकल करते हुए और उसमें सभी बिहारियों के साथ न्यायोचित कार्य करने में क्या चिराग पासवान सफल हो पाएंगे कि नहीं, इन दो बिंदुओं में सोचने के बाद ही चिराग पासवान को तय करना चाहिए कि वो सीएम बनेंगे।